हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवोदन क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 22 है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बेसिक स्ट्रक्चर को देखा था। कैसे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, क्या क्या इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि इस प्रायद्वीपीय पठार पर बिछा हुआ ये जो लावा है ये कितना साल पुराना है, कितनी लावा की परतें हैं, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। इसी तरह की और भी कई कुछ बेसिक चीज़ों को हमने देखा था। पिछली क्लास में हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले छोटे छोटे पठारों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार के छोटे छोटे पठारों को। दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय पठार का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही विशाल है। इस विशाल प्रायद्वीपीय पठार में छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे पठारों से इस बड़े से विशाल प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस भारत का प्रायद्वीपीय पठार को हम पहले मैप के माध्यम से देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस विशाल प्रायद्वीपीय पठार में छोटे छोटे पठार कहाँ और क्या क्या इनकी विशेषता है। तो देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार में ये अरावली श्रेणी है। इस अरावली की श्रेणी में दक्षिण में एक छोटा सा पठार पाया जाता है जिसको हम कहते हैं भौरात का पठार। ये देख रहे हैं मालवा का पठार है। ये देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार है। यह बुंदेलखंड का पठार है या बघेलखंड का पठार है। यह दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार में ही छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं दंडकराय पठार, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक मैसूर का पठार। छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है दक्कन का पठार। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस विशाल से प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले छोटे छोटे पठारों को। तो पहला है भौरात का पठार। पहला है भौरात का पठार। भौरात का पठार राजस्थान में पाए जाने वाला एक प्रमुख पठार है। भौरात के पठार की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि पहला, भौरात का पठार की जो स्थिति है वह अरावली श्रेणी जो कि राजस्थान में पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। यह अरावली के दक्षिणी हिस्से में है, या दूसरे शब्दों में कहें यह राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। देखिए, यह पठार मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी भाग में, वह अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। दूसरी और प्रमुख विशेषता है कि यह इसका जो विस्तार है वह उदयपुर व राजसमंद जिले में पाया जाता है। तो देखिए, इसकी जो स्थिति है वह हम देख लेते हैं। इसकी जो स्थिति है वह अरावली श्रेणी के, ये अरावली श्रेणी हो गई। अरावली श्रेणी के अगर इसका एरिया देखा जाए तो अरावली श्रेणी के यह जो हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा राजस्थान का, वह अरावली श्रेणी का दक्षिणी हिस्से में भौरात के पठार का विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं हम मालवा का पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार में उत्तरी हिस्से में अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी हिस्से में पाया जाने वाला मालवा का पठार एक प्रमुख पठार है। मालवा के पठार की प्रमुख विशेषताओं में से सबसे पहले हम इसको मैप के माध्यम से देखते हैं कि मालवा के पठार की स्थिति कैसी है। देखिए, मालवा का जो पठार है इसको हम पहले मैप के माध्यम से देखेंगे। देखिए, मालवा का पठार की जो आकृति है वो लगभग त्रिभुजाकार है, लगभग त्रिभुजाकार है। देखिए, अब मालवा पठार की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की क्या स्थिति है, किस तरफ कौन सा पठार पर्वत पाया जाता है। तो देखिए, यह है तापी नदी, यह है तापी नदी। यह तापी नदी है, यह सतपुड़ा है, यह नर्मदा है, यह विंध्याचल है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी श्रेणी और नदियों के उत्तर पूरब में मालवा का पठार पाया जाता है।
दूसरे शब्दों में या फिर दूसरी चीज देखा जाए तो इस पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी पाई जाती है। इस पठार के पूरब उत्तर में उत्तर का मैदान या फिर गंगा का मैदान पाया जाता है। इस पठार के पश्चिम से एक प्रमुख नदी बहती है जिसको हम कहते हैं चंबल नदी। इस पठार के पश्चिम में एक नदी बहती है जिसको कहते हैं हम बेतवा की नदी। इसी के साथ हम देखेंगे कि क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषता है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम मालवा का पठार। तो देखिए, मालवा का पठार तापी, नर्मदा और विंध्याचल पर्वत के उत्तर पूर्व में एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में पाया जाता है। ताप्ती, नर्मदा, विंध्याचल के उत्तर पूर्व में एक त्रिभुजाकार आकार में पाया जाता है। चंबल और बेतवा नदी के बीचों बीच स्थित है। ऐसा नहीं है कि यह पठार केवल इन दो नदियों के बीचों बीच है, बल्कि यह चंबल नदी के पश्चिम में भी है और बेतवा नदी के पूरब में भी पाया जाता है। लेकिन इसका जो मुख्य विस्तार है वह चंबल व बेतवा के बीचों बीच पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला व उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान है, जो कि हमने आपके माध्यम से भी देखे थे कि इसके उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान है, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी है। मालवा का पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। देखिए, ज्वालामुखी जो लावा होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है विस्फोटक, जो विस्फोट से ज्वालामुखी निकलता है। दूसरा होता है शांत ज्वालामुखी, जो कि धीमे धीमे निकलता रहता है। तो मालवा का पठार का जो निर्माण है वह ज्वालामुखी लावा से हुआ है। और यहाँ जब ज्वालामुखी धीमे धीमे निकलता है तो वो ग्रेनाइट के रूप में ले लेता है। इसलिए यहाँ की जो भूमि है बहुत ही कठोर है, क्योंकि यह ग्रेनाइट से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता है। इसलिए यहाँ की भूमि जो है बहुत ही कठोर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ की जो औसतन ऊंचाई है, इस पठार की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 800 मीटर है। यहाँ की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 800 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका जो ढाल है वो लगभग उत्तर पश्चिम की ओर है। इसलिए मालवा के पठार में बहने वाली सभी नदियों का जो ढाल है, सभी नदियां जो अपनी बड़ी सहायक नदियों से मिलती है वह उत्तर पश्चिम में है। तो इस मालवा के पठार की जो नदियों का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम में है, क्योंकि मालवा के पठार का ढाल उत्तर पश्चिम में है। किसी भी जगह का अगर आपको ढाल पता करना है तो वहां पर बहने वाली नदियों के बहाव से हम देख सकते हैं कि इस नदी का जो पानी फ्लो जिस दिशा में कर रहा है उसी दिशा में उस स्थान का ढाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मालवा का पठार को चंबल व उसकी सहायक नदियों ने अपरदित कर दिया है। देखिए, जब बारिश होती है तो बारिश ऊपर की परत को अपने साथ ले जाता है। पानी जो होता है, बारिश का पानी जो होता है, जब बड़ी मात्रा में बारिश होती है तो वह अपने साथ ऊपरी परत को ले जाता है। यह जो मालवा का पठार है वो आजकल का नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व है। इस पर एक नहीं बल्कि हजारों सालों से बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही है तो ऊपर की जो परत है वह हट रही है, अपरदित हो रही है। मालवा पठार की जो अपर्दन की जो प्रोसेस है वह अवनालिका वाली है। दूसरे शब्दों में कहें, नाली वाली है, वह खड्डों वाली है। जब मालवा के पठार में बारिश होती है तो यहाँ का जो पानी होता है जो ऊपर की परत को हटाता है वह नाली के रूप में हटाता है। यह जो नाली होती हैं वो 1-2 मीटर नहीं होती हैं कि 1 मीटर ऊंची हो गई या 2 मीटर ऊंची हो गई, बल्कि यह नाली कभी कभी 50-50, 100-100 मीटर ऊंची भी होती है। यह नाली कम से कम 50-50, 100-100 मीटर ऊंची भी हो सकती है। इतनी ऊंची यह नाली व घाटियां पाई जाती हैं। यह नाली और घाटियां जो होती हैं वह बारिश के पानी से बनी हुई होती हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मालवा का पठार की भूमि इसलिए बीहड़ भूमि के रूप में जानी जाती है। मालवा पठार की जो भूमि होती है
वह विश्व प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? बीहड़ भूमि के लिए। दूसरे शब्दों में कहें चंबल घाटी का बीहड़ हो गया। मालवा का पठार, इस मालवा के पठार में कई नदियां बहती हैं। कई नदियों के द्वारा अपर्दित की जाती है भूमि को। उस अपर्दित भूमि के द्वारा बनता है बीहड़ भूमि। और इन कई नदियों में सबसे प्रमुख नदी है चम्बल नदी। इसलिए चम्बल नदी इस बीहड़ भूमि को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए चंबल घाटी का बीहड़ मालवा के पठार में सबसे प्रसिद्ध बीहड़ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, यह है मालवा का पठार। अभी हमने मालवा का पठार के बारे में देखा था कि ये जो मालवा का पठार है वो यह पाया जाता है। ये चंबल नदी है, ये अरावली है, ये बेतवा है, ये उत्तर का मैदान है, ये विंध्याचल है, नर्मदा है, ये सतपुड़ा है, ये तापी नदी है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध पठारों में से एक है। यह पठार अपने संपन्नता व समृद्धि के लिए नहीं बल्कि इसके विपरीत रूप से जाना जाता है। तो देखिए, बुंदेलखंड का पठार की जो स्थिति है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बुंदेलखंड के पठार की जो स्थिति है वो लगभग यहां है। जैसे ही मालवा पठार को हमने पढ़ा, मालवा पठार के पूरब में इस पठार की स्थिति है। यह एक छोटा सा पठार है। देखिए, इसका विस्तार उत्तर में यमुना नदी से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी व दक्षिण में पन्ना के अजयगढ़ तक इसका विस्तार है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो इसका देखिए विस्तार आप। यहां पर है बुंदेलखंड का पठार। तो देखिए, यहां पर है यमुना नदी, उत्तर में यमुना नदी, उत्तर पश्चिम में है चंबल नदी, नीचे है विंध्याचल और पूरब में है पन्ना का जिला का अजयगढ़। अजयगढ़ पन्ना जिला का एक तहसील है। अजयगढ़ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत की सबसे छोटी तहसील है। भारत की सबसे छोटी तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि में अजयगढ़ है। अजयगढ़ पूरे भारत की सबसे छोटी तहसील है जो कि पन्ना जिले में है। अब आपसे क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तहसील, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? ये कमेंट के माध्यम से आप दीजिए। चलिए हम देखते हैं बुंदेलखंड के पठार। देखिए, इसका विस्तार अभी बताया कि उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्याचल, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी व दक्षिण पूर्व में पन्ना के अजयगढ़ तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं, बुंदेलखंड के पठार बहुत ही पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। बुंदेलखंड के पठार में विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें। विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं जो कि बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड की पठार की स्थिति मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच है। बुंदेलखंड के पठार की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीचों बीच है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुंदेलखंड की पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिद्ध बाबा है। इसकी ऊंचाई लगभग 1172 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1172 है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुंदेलखंड का पठार जो है वो बहुत ही सूखाग्रस्त एरिया है। तो देखिए, इसको हम बताते हैं। अभी हमने जब बताया था शुरुआत में ही कि बुंदेलखंड का पठार एक संपन्न व धनी ना होकर बल्कि इसके किसी भी देश की या किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले हम 3 चीजों को देखते हैं। पहला है
प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं, या फिर हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटीज, तीसरा है टर्सरी। पहले में होता है कि उस क्षेत्र में होने वाले उत्पादन, जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है वो है उत्पादन। दूसरा है कि इस रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्शन इसका होता है, जैसे गेहूं से या और भी खाद्य से हम बिस्किट या कुछ और बनाते हैं फैक्ट्री के माध्यम से। और तीसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर टर्सरी, जो कि सर्विस से रिलेटिव होता है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है वह इन तीनों क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक साल बहुत तेज बारिश होगी, पूरे बुंदेलखंड की फसल को बर्बाद कर देगी। इसके बाद 3-4 साल बारिश नहीं होगी, तो अगले 3-4 साल बाद सूखा रहेगा, तो भी वहाँ की फसलें जो होंगी वह खराब होती रहेंगी। तो यहाँ पर सबसे मुख्य जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पर सूखा और अतिवृष्टि होती रहती है। इसलिए पूरे भारत में बुंदेलखंड सबसे पिछड़े एरियो में से एक है। बुंदेलखंड में कुछ ऐतिहासिक जगह पाई जाती हैं जो कि पूरे इंडिया में प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं हम। महोबा में एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और देखने लायक ऐतिहासिक जगह हैं। महोबा जिला है, यह यूपी का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट देखते हैं कालिंजर, जो कि बांदा जिले में है। कालिंजर का जो ये मंदिर है हिंदू व जैन का, यह भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो, जो कि छतरपुर जिले में है। खजुराहो भी एक प्रसिद्ध मंदिर व ऐतिहासिक चीज़ों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओरछा, जो कि झांसी के निकट ही है। ओरछा भी बहुत ही प्रसिद्ध है ऐतिहासिक चीज़ों के लिए, जो कि बुंदेलखंड में ही पाया जाता है। अजयगढ़ अभी हमने बताया था कि अजयगढ़ भारत की सबसे छोटी तहसीलों में से एक है, बल्कि सबसे छोटी तहसील है। यह भी बुंदेलखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से पाया जाता है। चरखारी महोबा जिले में ही स्थित है। चरखारी महोबा जिले में ही स्थित है। चरखारी को ही हम कहते हैं बुंदेलखंड का कश्मीर। बुंदेलखंड का कश्मीर कौन सी जगह है? तो बुंदेलखंड का जो कश्मीर है वह चरखारी है। चरखारी में बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा तालाब हैं। यहाँ का जो नेचर है वो देखने लायक है। कश्मीर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बुंदेलखंड की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए हम चरखारी को कश्मीर कहना इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वह और जगह की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। इसलिए हम इसको बुंदेलखंड का कश्मीर कहते हैं। नेक्स्ट है बंगेलखंड का पठार। बंगेलखंड के पठार को सबसे पहले हम मैप में देखते हैं। बंगेलखंड का पठार, ये हमने पढ़ा था मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, ये है बंगेलखंड का पठार। तो बंगेलखंड का जो पठार है वह बुंदेलखंड के पठार के पूरब में स्थित है। देखिए, बंगेलखंड का पठार बुंदेलखंड के पठार के पूरब में स्थित है। इसकी जो स्थिति है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में बंगेलखंड का पठार फैला हुआ है। मुख्य रूप से यह मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी और सोन नदी की भ्रंश घाटी इसी पठार में पाई जाती हैं। नर्मदा नदी एक भ्रंश नदी है जो कि भ्रंश में बहती है, और सोन नदी जो कि इसी बंगेलखंड के पठार से निकलती है और यह उत्तर की ओर बहती है। तो यह नदियों की जो घाटियां होती हैं वो इसी पठार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें आर्किन क्रम की चट्टानें हैं और गोंडवाना क्रम की चट्टान, जो कि सबसे महंगी चट्टानों में से एक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान
तो आर्कियन क्रम की और गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी इसी बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमने बताया था गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो सीधा समझिए कि बुंदेलखंड के पठार में कोयला की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और कोयला भारत की एनर्जी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भारत में जो एनर्जी मिलती है, जो बिजली बनती है, वो सबसे ज़्यादा बनती है कोयले से। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें बुंदेलखंड में पाई जाती हैं, इसलिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है और बुंदेलखंड में भी कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। इसलिए बुंदेलखंड का एक शहर है जिसका नाम है सिंगरैली, जिसका नाम है सिंगरैली। तो सिंगरैली में भारत का बहुत अधिक मात्रा में कोयला उत्पादन होता है। तो सिंगरैली मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसको हम कहते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है? सिंगरैली। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। अब देखिए कोयला की मात्रा भी देख लीजिए आप। बुंदेलखंड के पठार, तो बुंदेलखंड का पठार देखिए, बुंदेलखंड की पठार की जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, वह है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पहाड़ियों में। सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है, उन श्रेणियों में जो महादेव है, महादेव पर्वत पर एक धूपगढ़ है जगह, जो कि एक श्रेणी है, एक चोटी है, ये है। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो लगभग 1350 मीटर है, लगभग 1350 मीटर है। तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वह धूपगढ़ है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण पठार जो है वह छोटा नागपुर का पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार में उत्तरी में स्थित सबसे महत्वपूर्ण जो पठार है वह छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत के सबसे समृद्ध व सबसे धनी पठारों में से एक है। भारत में सभी प्रकार के खनिज, सभी प्रकार की जो जितने भी खनिज हैं वह इस पठार में पाए ही जाते हैं, इसलिए यह भारत का सबसे समृद्ध पठार माना जाता है। देखिए इसकी पहले स्थिति हम देखते हैं। इसकी जो स्थिति है वो है, देखिए यह है छोटा नागपुर का पठार, यह छोटा नागपुर का पठार है। इसकी जो स्थिति के आधार पर हम देखते हैं इसके एक एक पॉइंट्स को। देखिए सबसे पहले हम छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सबसे पहले हम इसके नाम पर जाते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध शहर है नागपुर। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि छोटा नागपुर के पठार का संबंध नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, उससे कोई भी इसका संबंध नहीं है। तो इसका छोटा नागपुर का पठार का नाम कैसे पड़ा कि छोटा नागपुर का पठार है? तो देखिए रांची से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर, 10-15-16 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है छुटिया। रांची के निकट एक गांव है जिसका नाम है छुटिया, जहां पर नागवंशियों के खंडर पाए जाते हैं। तो देखिए ये रांची है, रांची से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है छुटिया, जहां पर नागवंशियों के खंडर पाए जाते हैं। कहने का मतलब यहां पर नागवंशी रहते थे, इसलिए यहां पर नागवंशी रहते थे। तो जहां पर लोग रहते हैं उसको कहते हैं हम पुर। तो यहां पर नागवंशियों के रहने से इस जगह का नाम हुआ नागपुर। और छुटिया गांव है इसलिए इसको कहा गया है छोटा। तो ओवरऑल छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर पठार का जो नामांकन है वो इस छुटिया गांव के नागवंशी परिवार के वजह से इसका नामांकन हुआ है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि छोटा नागपुर पठार का जो नाम है वह महाराष्ट्र के नागपुर से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि छुटिया गांव में रहने वाले नागवंशियों परिवार से है। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। इसका जो विस्तार है
वह मुख्य रूप से झारखंड में है, उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा राजमहल की पहाड़ियां हैं जो कि बिहार में है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छोटा नागपुर के पठार की दक्षिणी सीमा महानदी बनाती है। इस छोटा नागपुर के पठार की दक्षिणी सीमा महानदी है, उत्तरी सीमा राजमहल की पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां जो है वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी एक भ्रंश नदी है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां जो कि भ्रंश में बहती हैं, 3 महत्वपूर्ण नदियां जो कि भ्रंश में बहती है। पहली है नर्मदा, दूसरी है तापी, तीसरी है दामोदर। तो दामोदर नदी एक प्रसिद्ध नदी है जो कि एक भ्रंशित नदी है, जो कि भ्रंश में बहने वाली नदी है। तो छोटा नागपुर के जो पठार है उसमें स्वर्णरेखा व दामोदर प्रमुख नदियां बहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे संपन्न व समृद्ध पठारों में से एक है। अभी हमने बताया था कि भारत में सभी प्रकार की जो खनिज है वह छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। सभी प्रकार के खनिज छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश का 3/4 कोयला इसी पठार में पाया जाता है, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है कोयला। अभी हमने पिछले पठार को देखा था, बंगेलखंड का पठार। बंगेलखंड के पठार में आर्कियन क्रम की चट्टानें के साथ साथ गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है। तो सिंगरौली जो जिला है वहाँ पर बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मगर छोटा नागपुर का जो पठार है वह बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल है। इसलिए विशालता की वजह से यहाँ पर बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। भारत का 3/4 कोयला इसी पठार में पाया जाता है। देखिए, इस पठार में छोटे छोटे पठार भी पाए जाते हैं, जिसमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, सिंहभूमि पठार व धनबाद पठार, यह और भी कई छोटे छोटे महत्वपूर्ण पठार हैं जो कि इस छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार भारत का एक महत्वपूर्ण पठारों में से एक है। इसको भी हम देखते हैं। इसको हम थोड़ा दूसरे शब्दों में समझ के देखते हैं कि मेघालय का जो पठार है, पहले प्रायद्वीपीय पठार की जो स्थिति थी वह लगभग आज से करोड़ों वर्ष पहले कुछ ऐसी थी। मगर 2 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा यमुना नदियों ने बहना शुरू किया, तो क्या हुआ कि इन पठारों के बीच में इन्होंने बहना शुरू कर दिया। जब बहना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, इस जो पठार था, इस पठार के बीचों बीच की जो जगह थी इसको हटा दिया। जब हटा दिया तो इस प्रायद्वीपीय पठार की जो स्थिति हुई वो कैसी हो गई। अब यह जो स्पेस है यह नदियों ने अपरदित कर दिया है, यहाँ के पठार की जो जमीन है वो हटा दी है। तो इसी के वजह से इस पठार का निर्माण हुआ है। इस पठार को अलग से एक नाम दिया गया है। उस पठार का नाम है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। तो चलिए हम देखते हैं मेघालय का पठार को। तो देखिए, ये है पठारी क्षेत्र। और ये है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार और जो भारत का मुख्य प्रायद्वीपीय पठार है, इसके बीच में यह एक छोटा सा गैप पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी के बारे में हम देखते हैं। देखिए, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है। मेघालय पठार जो है वह इस प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
यह सबसे पूर्वी हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेघालय के पठार को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है शिलोंग का पठार। तो मेघालय के पठार को ही हम शिलोंग का पठार कहते हैं। अगर कभी आ जाता है कि शिलोंग का पठार कौन सा पठार है, तो हम कह सकते हैं कि मेघालय का पठार और शिलोंग का पठार एक ही है। देखिए, मेघालय के पठार को ये जो मेघालय का पठार है, ये जो बीच में गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं, किसके द्वारा, या क्वेश्चन आ सकता है कि मेघालय का पठार और भारत का मुख्य प्रायद्वीपीय पठार को जो अलग, किसके माध्यम से अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है। मतलब दोनों पठारों के बीच में, मुख्य प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय पठार के बीच में क्या पाया जाता है, किसके द्वारा दोनों अलग होते हैं। तो पहला है मालदा गैप और दूसरा है गारो राजमहल गैप। तो मेघालय का पठार मालदा गैप के द्वारा मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, या फिर राजमहल गैप, या फिर गारो राजमहल गैप के द्वारा मेघालय का पठार को अलग करता है भारत का मुख्य प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेघालय के पठार में गारो खासी जयंतिया के साथ साथ पूर्व में, मेघालय में गारो खासी जयंतिया के पूर्व में एक और पहाड़ी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मिकिर की पहाड़ियाँ। तो मेघालय के पठार में 4 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मेघालय के पठार में सुजमा और मेघना घाटियाँ भी पाई जाती हैं। इसमें जो कि प्रसिद्ध घाटी है मेघना घाटी भी इसी पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेघालय का जो पठार है वो विश्व का सबसे अधिक बारिश होने वाला पठारों में से एक है। विश्व में सर्वाधिक बारिश होने वाली जो जगह है वो चेरापूंजी और मासिम राम है। मासिम राम जो है वो चेरापूंजी आपस में, यह कभी चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है, कभी मासिम राम में होती है। ये दोनों जो स्थान है वो अपनी बारिश के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो चेरापूंजी में विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है। हमने जब मैप के माध्यम से बताया था, देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये है गारो, ये है गारो, ये है खासी, ये है जयंतियाँ, ये है शिलोंग पठार या फिर मेघालय का पठार। खासी जयंतियों पर ही पाया जाता है चेरापूंजी शहर, जहां पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। तो कह सकते हैं कि शिलोंग पठार पर या मेघालय के पठार पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होने वाले शहर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेघालय के पठार में ये जो 2 स्थान है चेरापूंजी और मासिम राम, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश जो होती है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि जब पहाड़ होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे पहाड़ होने की वजह से ये जो हवाएं आती हैं नमी से युक्त, जब नमी होती है तो ये अपनी नमी को ऊपर न जाने देकर नीचे ही गिरा देती हैं और यहाँ पर बारिश करती हैं। इस वजह से चेरापूंजी मासिम राम में विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पठारों को देखा है। उसमें से भौरात का पठार, जो कि एक छोटा सा राजस्थान में पठार है, दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हमने मालवा का पठार, जो कि विश्व प्रसिद्ध है बीहड़ों के लिए। इसके बाद हमने बुंदेलखंड का पठार को देखा, जो कि अपने समृद्धि व धनी से अपोजिट में पाए जाने वाला पठार है। इसके कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को भी देखा हमने। इसके बाद हमने देखा बंगेलखंड का पठार, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा छोटा नागपुर का पठार, जो कि भारत का सभी पठारों में सबसे समृद्ध पठार माना जाता है, जिसमें भारत का 3/4 कोयला यहीं से उत्पादन होता है। इसके बाद हमने भारत का सबसे पूर्व में स्थित
पठार, मेघालय के पठार को देखा, जहां पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होने वाले 2 प्रमुख शहर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके अलावा दक्षिण या फिर दक्कन के पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले छोटे छोटे पठारों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।